नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो एक महत्वपूर्ण मेहमान हैं। एक पॉलिटिकल डिग्निटरी तो वो हैं ही, एक ख़ास राजनीतिक मेहमान तो वो हैं ही, और मध्य प्रदेश से आते हैं, आपके हमारे मध्य प्रदेश से। लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनकी राजनीति की शैली की अगर हम बात करें तो वो बड़ी भिन्न है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ या भिन्न इस मायने में कि वो राजनीति की पारंपरिक सोच के दायरे में बंधे हुए नहीं हैं। बंधे हुए शायद इसलिए नहीं हैं कि राजनीति को उन्होंने किसी बंधे हुए दायरे में कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। जब उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सियासत में आना है, तो उन्होंने यही तय किया था कि जो पारंपरिक चीज़ें वहाँ चल रही हैं, जो स्टीरियोटाइप एक फॉर्मूला या एक वहाँ पर जिस किस्म का एक ट्रेडिशन है, मुझे उस ट्रेडिशन में नहीं उलझना है। बहुत आसान नहीं होता राजनीति की इस पारंपरिक धारा के खिलाफ तैरना, लेकिन उन्होंने तैरना पसंद किया और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना जो मकाम एक देश के लीडिंग और जो फ्रंट लाइनर एडवोकेट्स हैं उनमें उनका शुमार है। देश और दुनिया के नामचीन एडवोकेट्स में वो पहचाने जाते हैं और उन्होंने ये फ्रीडम अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की है, जिसका वो राजनीति में पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आज राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजनीति की धारा को अपने तरीके से उसका आनंद उठाने की कोशिश करने वाले विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूँ। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, आपसे बात करना हमेशा एक अलग अनुभव को इस मायने में जन्म देता है कि हमें एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक पॉलिटिशियन से भी बात की, एक फिलोसोफर से भी बात की और एक आइडियोलॉग से भी बात की। तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग है सर। और अगर आप के तरह जो लोग हैं वो राजनीति में बढ़ते चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति से ही। अब जिस तरह की सरगर्मियाँ हैं और जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, लग यही रहा है कि निर्वाचन आयोग इसको विद इन द टाइम कराने के लिए तैयार हो रहा है, कमर कस रहा है। इन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं? कांग्रेस ने काफ़ी समय कोरोना की बात कह के, मैं नहीं कहूँगा कि उसने कोई गलत काम किया, लेकिन उसने मैदान पर अभी बहुत ताकत से अपनी प्रेजेंस को महसूस नहीं कराया है, बीजेपी से तुलना करें तो। और दोनों ही पार्टियों में खासी संख्या में राजनेता कोरोना से प्रभावित भी हुए हैं, एक बड़ा चैलेंज भी है। बहरहाल, आप कांग्रेस की संभावनाएं इस उपचुनाव में किस तरह देखते हैं? सकारात्मक देखते हैं तो कारण भी बताइए मुझे। जी शरद जी, ये प्रश्न मैं आंसर भी करूंगा और कुछ निष्पक्षता के साथ भी करूंगा। बिल्कुल। जी क्योंकि बायस्ड आंसर से वो इम्प्रेस नहीं होता है। जी जी एटलीस्ट जी। मैं खुद ही इम्प्रेस नहीं होता हूँ अपने आप से। बिल्कुल सही है जी। और मेरे को जो फीलिंग है, हम्म पहली बात तो जो मेरी फीलिंग है, एज आई सेड, मैं नहीं कह सकता कि ये 100% करेक्ट है, बट गलत नहीं होगी, हम्म कि ये जो करंट गवर्नमेंट है शिवराज जी की, वो शायद चुनाव जल्दी नहीं चाहती थी। उसका कारण भी था कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार गिराई गई थी, उसके पीछे जो कारण थे और जो उससे जो एक बदनामी उनके सर पे आई, वो लोग अभी भूले नहीं हैं। तो उनके हित में था कि कुछ दिन बाद चुनाव करवाओ, तब तक लोग भूल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मंत्री इस वक्त मंत्रिमंडल बन चुका है। मगर वो नहीं हो पाया। जी। उसका कारण भी है। बिहार के चुनाव अक्टूबर में ड्यू थे और हैं। नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार के चुनाव टाइम पे हो, जी। क्योंकि वो अपने तरफ से बेटर चांस दिखता होगा। और ऑपोजिशन वहां पोस्टपोनमेंट की बात कर रहा था कि उनको लग रहा था कि कोरोना काल में फेयर इलेक्शन शायद नहीं हो पाएंगे। और समझ ये आ रहा है कि नीतीश जी की बात मानी जा रही है। जी। इलेक्शन कमीशन से पहले तो बहुत उम्मीद हुआ करती थी, अब उतनी उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ही करती है इलेक्शन कमीशन जो सरकार चाहती है, कम से कम इन विषयों में। तो अगर अक्टूबर में बिहार के चुनाव हो रहे हैं
जो कि जिसकी संभावना दिख रही है, तो निश्चित माने कि उसके पहले मध्य प्रदेश के चुनाव होने पड़ेंगे। जी। तो समय कम हुआ, इनको समय कम मिलेगा, सरकार को लोगों के मन से अपने उनके प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई हटाने का। समवेयर लोग जिस प्रकार से लोगों ने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने पे जो भिन्न प्रकार की बातें हुई कि किसी को 25 करोड़ मिल गया, किसी को 30 करोड़ मिल गया, 35 करोड़ तक बातें जाती थी। पब्लिक इन चीजों को बहुत जल्दी विश्वास करती है, क्योंकि जो जो परिस्थितियां हमने देखी हैं उससे पब्लिक कन्विंस्ड है कि ये लोग इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस बदनामी के दिशा में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस, इवन इफ इट इज अ लेट स्टार्टर, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज जनता मन बना चुकी होगी। दैट्स माय असेसमेंट। जी, तो आप ये मानते हैं कि लोगों का परसेप्शन जो है वो बन चुका है? बिल्कुल, और ये चुनाव के नतीजे हमें बताएंगे कि आप जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। अगला जो मेरा सवाल है विवेक जी, हालांकि मैं पीछे जाना पड़ेगा मुझे, मैं पीछे देखूं, राजस्थान में कुछ सिचुएशन मध्य प्रदेश की तरह बनी और ऐसा माना गया कि काफ़ी नज़दीक भी पहुंच गए थे हालात अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट को, कि बड़ा बड़ा चैलेंज था। लेकिन जिस तरह से वहाँ सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की, उसने भी एक भूमिका निभाई। अजय माकन साहब को, सुरजेवाला साहब को तुरंत भेजा। अजय माकन बहुत करीब हैं सचिन पायलट साहब के, और आखिरकार उनको प्रभारी महासचिव भी बना दिया गया। आप क्या महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश में सिचुएशन अलग थी? राजस्थान में आपकी सीट्स ज़्यादा थी, आपके पास बहुमत था। मध्य प्रदेश में वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन 121 का फिगर आपके पास था। क्या मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व से भी जो समर्थन मिलना था नहीं मिला, और कुछ यहाँ भी जो टॉप लीडरशिप थी मध्य प्रदेश में, कुछ वो भी ओवर एस्टिमेट कर रहे थे फिगर्स को लेकर या सिचुएशंस को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के एक्सपीरियंस के बाद वैसे भी सतर्कता कांग्रेस में बढ़ चुकी थी। जी। कोई जी। एडिशनल फैक्टर तो था ही जी। कांग्रेस के पक्ष में। जी। मध्य प्रदेश में जो हुआ, समवेयर जो हमारी लीडरशिप थी, उनको अब ज्ञान तो था, फीलिंग भी हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ भी रहे थे क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही थी, बट यकीन नहीं था। हमको नहीं लगता कि उनको यकीन था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। हमको नहीं लगता कि उनको यकीन था कि 22 लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। समवेयर इंफॉर्मेशन का भी अभाव था, बट इंफॉर्मेशन थी, लोग बोल भी रहे थे, बट यकीन नहीं था। जी। अपने लोगों को ज्यादा विश्वास था, आई विल पुट इट दिस वे। वो भी एक कारण था। जी। जी। और जब तक सतर्क हुए और कोशिशें स्टार्ट हुई, तब तक इट वाज टू लेट। जी। 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 वो लोग जा चुके थे, और जिस तरह से वो बैंगलोर में उनको बंधक बना के रखा गया, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते थे, आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते थे। उनका रेजिग्नेशन लेटर भी ऑपोजिशन के लीडर्स लेके आए, ना कि वो खुद लेके आए। तो एक कैप्टिविटी में पूरा सिचुएशन को ड्रामेटाइज करके एंड किया गया। विवेक जी, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ। जी। दैट लेड टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की सिचुएशन राजस्थान से भिन्न थी। राजस्थान में जो डिफरेंस था ज्यादा था, करीब 30-35 सीट्स का फर्क था। वो 72-75 थे, कांग्रेस 107 थी। फर्क भी ज्यादा था। और ये भी कहा जाता है कि राजस्थान की जो बीजेपी की सबसे टॉल लीडर हैं वसुंधरा राजे, वो भी तैयार नहीं थी। जी। 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 हाँ, सिचुएशन तो काफ़ी भिन्न थी मध्य प्रदेश से तुलना करें। मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम पर बहुत सारी बातें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप रखें। हालांकि आप बहुत खुलकर अपनी बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति की धारा से आपकी सोच भिन्न इस मायने में है कि आप वो सारी एक्सपेक्टेशन पॉलिटिक्स से शायद नहीं रखते हैं जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस और आपकी अपनी पार्टी के नेता रखते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश से, इस पूरे एपिसोड से
क्या सीखने की ज़रूरत कांग्रेस को है? आगे नतीजे जो भी हों, जनता के मन में जो भी भावना हो, वो तो हमें उपचुनाव के नतीजे भी बताएंगे और 2023 के आम चुनाव के नतीजे भी बताएंगे। लेकिन अब कांग्रेस को क्या सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि आपके पास एक बड़ा बैलेंस है लीडरशिप का, और ये हमेशा कहा जाता है कि आपकी ये जो क्षत्रप क्लैड लीडरशिप है, ये आपकी ताकत भी है। तो आप क्या समझते हैं, अब कांग्रेस को क्या सबक सीख के अपनी ताकत, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं कांग्रेस और बीजेपी को सेम चश्मे से देख रहा हूं। दोनों जगह देयर इज अ नीड फॉर चेंज ऑफ नैरेटिव। क्या होता है कि देयर इज एक एलिमेंट ऑफ फेटीग होता है, थकान पॉलिटिक्स में, और थकान को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक चेंज, एक नैरेटिव का चेंज लाना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं जी। और ये नैरेटिव का चेंज ना तो मैं बीजेपी में देख रहा हूं इस वक्त, और ना कांग्रेस में देख रहा हूं। जी जी जी। और जब तक नैरेटिव का चेंज नहीं आता है तब तक वो जो एक उफान आता है, एक 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 सर्ज आती है, वो तभी आती है जब कोई नैरेटिव बनता है। लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रीजन से कहीं नाराज होते हैं, कहीं खुश होते हैं, कुछ जीतेंगे, कुछ आप हारेंगे, बट एक एक जो चेंज की लहर होती है वो नैरेटिव से आती है। नैरेटिव से आती है। हमको आज वो नैरेटिव मध्य प्रदेश में नहीं दिखता है। एक ही छोटा सा जो नैरेटिव मुझे दिख रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा, तो इन 26 सीट में जो है, 24 सीट में जहां इलेक्शन हो रहा है, उसका एक आपको छोटा सा एक एंगर दिखेगा। उसके अलावा कोई अदर पॉजिटिव नेगेटिव नैरेटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नैरेटिव कम्स फ्रॉम अ चेंज व्हिच आई हैव नॉट सीन। जी विक जी, ये बात बार बार होती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा गया, और यही आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से, जनता से भी होती है कि जनता ने इन सारी चीज़ों को देखा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसा हम वो एक पुराना कोट सुनते हैं कि जैसी जनता वैसा राजा, या वैसी डेमोक्रेसी, और जैसी डेमोक्रेसी वैसी जनता, यानी समाज का रिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स पर है, पॉलिटिक्स भी रिफ्लेक्शन है समाज का। अगर कांग्रेस होती इस स्थिति में जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, तो लोग ये मानते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि कांग्रेस भी शायद यही करती। इन परिस्थितियों में जबकि राजनीति का चेहरा वैसा नहीं है जैसा 60 के दशक में था, और अब राजनीति बहुत बदलती चली गई है, और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यहाँ अवसरवादिता अब अवसर मानी जाती है। अपॉर्चुनिस्ट अप्रोच नहीं कहते उसको, उसको मौका बोलते हैं, अवसर बोलते हैं। और जनता भी ये परसेप्शन लेके चलती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती वो फ़ायदा उठाएगी। ऐसे में क्या आप बहुत बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच से नहीं सोच रहे हैं कि लोग दुखी हैं और वो कांग्रेस के समर्थन में सामने आएंगे, आ सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि मैं चीजों को अपने एक मॉरल एथिकल नजरिए से देखता हूं जी। दैट कुड ऑल्सो बी, उससे मेरा जो थॉट प्रोसेस एक एग्जैजरेटेड वर्जन देखता होगा। जी। हो सकता है, जी। आपकी बात ठीक है जी। बट जो मेरी फीडबैक भी है लोगों की, लोगों को दल बदलू कभी पसंद नहीं था। जो व्यक्ति दल बदलता है उसको कभी हम इज्जत से नहीं देखते हैं। देखिए, वोट में हारना जीतना एक अलग, एक परिस्थितियों की बात होती है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग जीतते हैं जिनको शायद हम अपने घर इनवाइट नहीं करना चाहते। तो मैं उस जीत और हार को का मापदंड मैं पॉलिटिक्स में अलग ढंग से देखता हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो 24 चुनाव या 26 चुनाव जो हो रहे हैं अभी, ये सीमित हो जाएंगे अपनी ओन परिस्थितियों से, जो उनके लोग
जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी हम्म, उनके बारे में पब्लिक की क्या सोच है, क्योंकि टिकट्स उन्हीं को मिले हैं, जी जी जी। कांग्रेस छोड़ के गए हैं। हम्म, हम्म, और अगर उनके प्रति सोच नेगेटिव है हम्म, तो कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा। हम्म, अगर उनके प्रति सोच नेगेटिव नहीं है, हम्म, एक मिनट के लिए, जी जी। तो बीजेपी विल नॉट बी एट अ डिसएडवांटेज। हम्म, हम्म, बट जो जो मेरे को ओपिनियंस मिल रही है वो यही हम्म, मिल रही है हम्म, कि हम्म, लोगों ने ये बात पसंद नहीं की है। जी जी। जिस प्रकार से कांग्रेस को गिराया गया और जिस प्रकार से उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, उन लोगों को वो बात पसंद नहीं आई है। आपकी बात को क्या मैं इस तरह देख सकता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इस बाय इलेक्शन में कांग्रेस की भिड़ंत कांग्रेस के उन पूर्ववर्ती नेताओं से है जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, और ये लड़ाई एक किस्म की एक मॉरल एटीट्यूड की भी लड़ाई है, ऐसा भी क्लेम आप कर रहे हैं। यानी आप भिड़ रहे हैं अपने उसी फैक्शन से जो कभी आपका हिस्सा था। देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। इट इज कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। यस, मैं यही कहना चाह रहा था। जी जी। पुराने जो जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं हम्म, और जो कांग्रेस में आज हैं, हम्म, हम्म, ये जो कॉन्टेस्ट है डायरेक्टली उन दो के बीच में है। हम्म, बीजेपी इज एन आउटसाइडर। हम्म, हम्म, वो खाली जो छोड़ के गए उनके सपोर्ट में रहेगी बीजेपी, हम्म, उनकी हम्म, उनको जिताने की कोशिश करेगी। हम्म, बीजेपी में भी बहुत जबरदस्त नाराजगी है हम्म, हम्म, कि 26 सीट्स आपने पूरी तरह कांग्रेस के उन बागियों को हम्म, या उन डिफेक्टर्स को सरेंडर कर दिए हैं हम्म, जहां की बीजेपी की लीडरशिप हम्म, थी। हम्म, हम्म, एवरी सीट में जो 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 हारे थे वो बीजेपी के एक लीडर थे, हम्म, और कई जगह तो छोटे छोटे मार्जिन से हारे होंगे। हम्म, हम्म, सबको पता है कि अगर ये बागी जीत जाएगा हम्म, हम्म, तो फॉर ऑल पर्पसेस उनका फ्यूचर सील हो जाएगा। जी। विक जी, आप इससे भी सहमत होंगे या हो सकते हैं, ये मैं आपके ओपिनियन से ही जानूंगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अभी एज कंपेयर टू बीजेपी बहुत ही मैं कमज़ोर शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन वो उतना मैच्योर और उतना लड़ाई के लिए तैयार नज़र नहीं आता। 2018 में भी नज़र नहीं आया। नहीं तो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि शायद आप बहुत बेहतर प्रदर्शन 2018 में आप कर सकते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव नज़र आई वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की लीडरशिप की वजह से भी थमी, ऐसा भी माना गया। और ये भी माना गया कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और 15 साल की बीजेपी सरकार की मजबूती, इसने यहाँ उस वेव को उभरने से रोक दिया। क्या आपको लगता है कि सहानुभूति, नैतिकता, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन उसके साथ अगर आपका एक मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं है तो आप ये तात्कालिक तौर पर कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन लंबी लड़ाई में आप कामयाब होंगे, इसको लेकर सवाल बने रहेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पार्टी की सक्सेस में, सफलता में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उनके एफिलिएट्स इतने सारे हैं और उन पे उनका बहुत भरोसा है, ये भी सबको दिखता है, कोई इशू नहीं है। जी। कांग्रेस जब भी इलेक्शन हारी या जीती है, इट इज बिकॉज ऑफ अ मास मूवमेंट। कांग्रेस का जो जो इलेक्शन जीतने का राज था या कारण है, जब भी होता है, जी। इट इज बिकॉज कांग्रेस को पब्लिक जिताती है। हम्म, हम्म, कैंडिडेट खुद चुनाव लड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सपोर्ट करती है, बट उतनी इफेक्टिवली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कभी नहीं रहा है। 2 चुनाव तो मैं खुद लड़ चुका हूं, मैं तो खुद देख चुका हूं कि कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन की क्या हालत है। ये छुपी बात नहीं है। बट कांग्रेस जीतती भी तब है जब पब्लिक का मूवमेंट कांग्रेस के पक्ष में आता है। जी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये चुनाव को मैं उस पहलू से नहीं देख रहा हूं। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, तो इसके यार्डस्टिक्स अलग होंगे जीत और हार के, क्योंकि लोगों की सोच बिटवीन द टू डिटरमिन करेगी चुनाव की रिजल्ट्स। जी। जी। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस
कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हम्म, अगर एक अच्छी जीत हासिल करनी है, हम्म, इट विल नीड अ गुड न्यू नैरेटिव। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सर। बहुत दो छोटे छोटे सवाल और वक्त कम है मेरे पास, तो मैं संक्षेप में आपसे रिएक्शन चाहूँगा। पहला तो जो मध्य प्रदेश के ही युवाओं को नौकरी देने का एक डिसीजन है, इस पर एक क्विक रिएक्शन आपकी, फिर मैं आपके एक पॉलिटिकल जर्नी पर एक छोटा सा सवाल, उस पर आपका जवाब चाहूँगा। जी, पहले इस पर। जी। देखिए, इट्स जो डिसीजन है ये कंप्लीटली पॉपुलिस्ट है। हम्म, इलेक्शन को देख के ये डिसीजन लिया गया है। हम्म, लोगों को, लोगों की भावनाओं तक पहुंचने, एक प्रकार से भावनाओं को उठाने के लिए ये किया गया है। हम्म, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, 100% रिजर्वेशन हम्म, on the basis of place, हम्म, डोमिसाइल, हम्म, परमिटेड नहीं है। जी, ये दुनिया जानती है। जी, इसमें एक नहीं 2500 जजमेंट्स है। हम्म, बट इसके एक्सेप्शंस हैं। हम्म, अब क्लास 3 और क्लास 4, हम्म, वहां आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई गुवाहाटी से आएगा बिल्कुल अप्लाई सही। करने। जी, जी, दैट वो विद इन द स्टेट होता है। हम्म, विद इन, कई दफे विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं वो, हम्म, या विद इन अ डिवीजन होता है। हम्म, तो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए हम्म, यार्डस्टिक्स अलग होंगी। बट जो क्लास 2 जॉब्स होंगी, हम्म, आप उसमें कह सकेंगे कि हम्म, नो डॉक्टर फ्रॉम इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, nobody can apply for a post of judge in Madhya Pradesh from outside Madhya Pradesh. Nobody can apply for a post of civil service in Madhya Pradesh from outside Madhya Pradesh. Completely, जी, 100%. जी, 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 ये I आपने have काफी, जी बिल्कुल I ठीक। have my doubts. जी, ऐसा बिल्कुल। जी। अगर ये अगर लॉ बन जाएगा हम्म, मध्य प्रदेश में, हम्म, तो उतना ही डिसएडवांटेज मध्य प्रदेश को लोगों को होगा महाराष्ट्र में, हम्म, दिल्ली में, हम्म, आंध्रा में, हम्म, कैलकाटा में। हम्म, जब हम वहां नौकरी के लिए जाएंगे, हम्म, तो वहां बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के बाहर वाला, उस स्टेट की नौकरियां बाहर वालों की नहीं है। हम्म, दूसरा, इसमें एक और एस्पेक्ट है। जी, ये पॉलिसी है, ये प्राइवेट सेक्टर पे तो एप्लीकेबल होगी नहीं, हम्म, हम्म, हो नहीं सकती। जी, जी, प्राइवेट सेक्टर पे तो कोई रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है जी, अभी तक तो। अभी तक नहीं है। जी। नहीं। हम्म, तो ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए है हम्म, बेसिकली। हम्म, तो जी, जजमेंट्स अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे, जजमेंट्स तो इसके खिलाफ है। हम्म, डोमिसाइल के बेसिस पे 100% रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट सीनियर क्लास 2 पोस्ट, आई वुड से मुश्किल मेरे को दिखता है कि क्या जुडिशरी मानेगी। हम्म, सिविल जजेस के टेस्ट होते हैं। हम्म, अच्छा, दूसरी चीज, अब तो कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है। हम्म, 50% और 25% ऑफ दीज पोजीशंस तो ऑल इंडिया कोटा में जा रही हैं, ऑल इंडिया कोटा में जा रही है। जी, चाहे वो जी, डॉक्टर की हो। हम्म, हम्म, सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में भी सोच रहा है, हम्म, इंजीनियरिंग की भी देखिए। हम्म, तो ये एक बहुत वेक्स्ड क्वेश्चन है। जी, 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 ये हाँ, इसका कोई इजी आंसर नहीं है। हाँ, और आई एम श्योर शिवराज जी ने अनाउंस तो कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन पास में है। हम्म। उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, ये देखने का सवाल है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से आपके जो प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं, और जो शायद आपकी आलोचना करते हैं वो भी ये मानते हैं कि पीसीसी चीफ के लिए आप एक पसंद हो सकते हैं, एक ऐसी चॉइस हो सकते हैं जो एक न्यूट्रल एंटिटी भी रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। और जिस शायद न्यू नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, हालांकि आप दोनों ही पार्टियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन माना ही जाता है कि एक न्यू नैरेटिव तभी आएगा पीसीसी चीफ या एक सीनियर पोजीशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस में, जब एक ऐसा चेहरा आएगा जिसका गुट नहीं लाएगा, जो अपने साथ गुटों की राजनीति नहीं लाएगा, और जिसका एक ही उद्देश्य होगा कि वो कांग्रेस को मजबूत करे। और ऐसा आपके बारे में आपके आलोचक भी मानते हैं, प्रशंसक भी मानते हैं। क्या आप रेस में हैं? दो चीजें, जी, और मैं स्पष्ट रूप से बात बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो वैकेंसी। अमरनाथ जी,
बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। जी जी। उनको मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत मानता हूँ। तो देयर इज नो वैकेंसी, तो इसका भी सवाल ही नहीं उठता। जी। नंबर 2, मैंने कभी पॉलिटिक्स को इस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं है। कोई भी पद या पोजीशन मेरे लिए पब्लिक सर्विस से ऊपर नहीं है। मैंने पॉलिटिक्स को एक सेवा भाव से देखा है, और सेवा भाव के लिए आपको पद और पोजीशन की जरूरत भी नहीं होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे लगता है आपने इतना भी कह के बहुत कुछ कह दिया, और आपकी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे याद रह गई इस इंटरव्यू में, सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यू नैरेटिव। और आपने ये बात न सिर्फ कांग्रेस के लिए कही है बल्कि बीजेपी के लिए भी कही है कि वो एक यूएसपी एलिमेंट, एक अनूठा, चाहे वो आपकी विचार की बात हो, चाहे आपकी तरफ से जो नज़रिया जनता के लिए सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, उसमें एक नयापन होना चाहिए। एक ऐसा नयापन जो लोगों को आकर्षित करे, उन्हें ये बताए कि ये कांग्रेस बदली हुई है। ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको इस समय जितना भी कांग्रेस से जुड़े लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, बाहर भी, उनके लिए ये मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण, एक कांग्रेस के एक ऐसे नेता की ये बात है जिनको मैं ए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर कहूँगा, जो अराजनीतिक राजनेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो लाइटर वेन में कही कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है मध्य प्रदेश में, और आपकी राजनीति सेवा की राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं। और जो हार्डशिप्स आपने उठाई हैं अब तक राजनीति में, उसकी एक बड़ी वजह भी शायद यही है कि आप राजनीति को सेवा का मार्ग मानकर चल रहे हैं, और वो राजनीति अब बहुत बदल गई है। वो राजनीति अब जुगाड़ की राजनीति है, वो राजनीति अब उखाड़ और पछाड़ की राजनीति है, और वो राजनीति सेटिंग और सिस्टम को अपनी मुट्ठी में लेने की भी राजनीति है। लेकिन फिर भी जो मोरालिटी का एस्पेक्ट है वो हमेशा मौजूद रहता है, और शायद यही आपकी, जनता की और हम सभी की उम्मीद की किरण भी है। ये भी वक्त बताएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कहते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में एक अंतर था, और वो अंतर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कांग्रेस को भारी पड़ा, राजस्थान में स्थितियां अनुकूल थीं। लेकिन आप ये मानते हैं, जो महत्वपूर्ण बात आपकी मुझे लगती है, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भिड़ंत कांग्रेस से ही है, और बीजेपी पीछे एक सपोर्ट करने वाले कोच की तरह नज़र आएगी, जो मैदान के बाहर सीटी विस्लिंग करता हुआ अपनी टीम को प्रेरित करता है कि इधर से आइए, इधर से आइए, गोल मारने के लिए बेस्ट पोजीशनिंग ये है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस लड़ाई में, जहां कांग्रेस से ही मुकाबिल है, जनता क्या सोच रही है, और इस भिड़ंत में विजेता के तौर पर कौन उभर कर सामने आएगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और फिर आगे हम ज़रूर मौका ढूंढेंगे, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे विवेक तनखा, सीनियर कांग्रेस लीडर, राज्यसभा के मेंबर। चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे इजाज़त। नमस्कार।